हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। बेटा आज की क्लास में हम आपका आप लोगों का आज सेट 1 डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेट 3 बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका 18 मई को साइंस का बोर्ड एग्जाम्स हुआ था, सेकेंड बोर्ड। ठीक है, उसमें यहाँ पर इसी चैनल पर बेटा आपको सेट 3 का डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अगेन यहाँ पर मैं आज आपका सेट 1 डिस्कस करने वाली हूँ। वही सेम पैटर्न बेटा आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी आपका 30 मार्क्स का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके 25 मार्क्स, राइट। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चंस विदाउट एनी डिले। बेटा बायोलॉजी में यहाँ पर आपके 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 एंड फिजिक्स दैट इज 25 मार्क्स। वंस द डिस्कशन ऑफ बायोलॉजी विल बी कंप्लीटेड, देन रेस्ट ऑफ द फैकल्टीज विल डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स, राइट। सो बेटा यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ठीक है, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो बेटा सेक्शन ए में यहाँ पर आपका दैट इज विच स्ट्रक्चर इन अ लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, है ना। तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज दैट इज स्टोमेटा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द गिवन डायग्राम। बेटा हमेशा मैं क्लास में आपको बोलती हूँ कि हमेशा डायग्राम्स को एनालाइज करना सीखो। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने के साथ साथ एक एनालिसिस होनी चाहिए कि हाँ, अगर इफ इन केस ये डायग्राम आ गया तो मैं एटलीस्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाऊं, है ना। सो दैट इज व्हाट इज दैट, अमीबा बेटा, पेरेंट अमीबा, है ना। पेरेंट अमीबा यहाँ पर आपका स्प्लिट हुआ है एंड देन फाइनली आपके 2 डॉटर सेल्स, यहाँ पर बेटा जी आपके 2 डॉटर सेल्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है। व्हाट इज दैट, दैट इज योर बाइनरी फिजन। दैट इज योर बाइनरी फिजन। फिजन में भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्पाइरोगायरा, लेशमेनिया एंड हाइड्रा। स्पाइरोगायरा, लेशमेनिया एंड हाइड्रा के लिए बेटा आपको यहाँ पर एक कॉमन स्टेटमेंट, ऑब्वियसली 3 दिए हुए हैं तो एक कॉमन स्टेटमेंट आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, नो। दे आर यूनिसेल्युलर, नो बेटा स्पाइरोगायरा नहीं है। देन दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड दे आर मल्टीसेल्युलर। सो द करेक्ट आंसर इज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। Human brain has various parts or region that help in different actions, response and coordination. From the following, identify the part responsible for specifically for voluntary actions. Voluntary actions के लिए बेटा यहाँ पर आपका that is cerebellum, ठीक है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। Then pancreas secrete pancreatic juice which contains certain enzymes that help in the digestion of food. ठीक है, यहाँ पर बेटा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, लिवर के बाद हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस से है आपका ये, ठीक है। पेनक्रियास सीक्रेट अ पेनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन अ सर्टेन एंजाइम, जिसका क्या रोल है डाइजेशन ऑफ फूड में, दैट इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट्स। बेटा ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म, एंड लाइपेज डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट्स, राइट। Then sex is determined by different factors in various species. However, in humans, it is determined genetically. Which among the following option are correct for human beings? बेटा human beings में ये आपका sex determination topic से आपका ये question है। Gamete carrying X chromosome from female parent, बेटा 100% इनके पास, फीमेल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास कॉमनली दैट इज 100% ये X कैरिंग ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जी अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के केस में यहाँ पर आपका 50% X कैरिंग स्पर्म और 50% आप लोगों का Y कैरिंग स्पर्म। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट एंड गैमेट कैरिंग Y chromosomes from male parents. So second and third is correct, right? Okay. Which of the following group is not biodegradable? Our environment से, ठीक है, यहाँ पर वेजिटेबल पील्स यहाँ पे लिखा है which of the following group is not biodegradable, जिसमें आपका जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो काउ डंग, लेदर बैग, वाटर, पॉलिथीन बैग, रबर बैंड, बॉल पेन, बेटा ये आपका यहाँ पर यह आपका नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन दैट इज assertion एंड रीजन, ठीक है। यहाँ पर बेटा रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, ठीक है। इंस्टेंटली आपका ये क्या होता है बेटा, ये आपका यहाँ पर ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, राइट, ठीक है बेटा। ये आपका क्या होता है, ये आपका इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है या फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑटोमेटिक, ये आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है बेटा। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ट्रू है। Most reflex action are controlled by a spinal cord. This statement is also true. So the correct answer for this one that is A beta.
both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Then यहाँ पर 9th में in human beings the respiratory pigment is hemoglobin present in red blood cells. Yes बेटा, red blood cells में आपका pigment क्या होता है, that is hemoglobin, और ये simultaneously बेटा आपके 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है, इसकी टेंडेंसी होती है। अगर इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में देखें तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बट नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। Then what is the function of diaphragm in human respiratory system? Where is it present in the body? बेटा diaphragm जो है यहाँ पर ये एक बेस की तरह एक्ट करता है, one pair of lungs, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट बिलो यहाँ पर आपका क्या है, ये एक मस्कुलर कार्टिलेजिनस ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि आपकी इसकी शेप चेंज होती है इनहेलेशन के टाइम पर फ्लैट, एक्सहेलेशन में डोम शेप, ठीक है। Where it is present in the body? यहाँ पर just below the one pair of lungs, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द एक्ट ऑफ च्यूइंग फूड एंड सलाइवेशन ऑन द साइट ऑफ फूड। यहाँ पर बेटा च्यूइंग फूड में और सलाइवेशन में अगर यहाँ पर मैं डिफरेंस आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, च्यूइंग फूड एंड सलाइवेशन, क्या क्वेश्चन नंबर था, लेट मी चेक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका था 11, ठीक है, 11 नंबर में बेटा chewing food and then next one is that is your salivation, that is salivation, ठीक है बेटा। जो chewing food है ये आपका यहाँ पर voluntary action, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, that is voluntary action and this one is involuntary, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, that is involuntary action। नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका इसमें सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है बेटा, इसमें आपका यहाँ पर सेरिबेलम का, यहाँ पर इसमें सलाइवेशन, that is medulla oblongata, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा इसमें कॉमनली आप लोग अपना डेफिनेशन ही लिखेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन दैट इज ट्रांसफर ऑफ मेल, दैट इज पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देन फर्टिलाइजेशन में आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, देन आपका यहाँ पर पॉलिनेशन, देन आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। देन 12th क्वेश्चन में ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बेटा ये प्रीवियस सेट में भी आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर से, और ये रिपीटेडली बेटा अगर आप लोग 10 PYQs भी करोगे ना तो उसमें आपको कम से कम 6 से 7 PYQs में ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। द पार्ट दैट रिसीव पोलन ग्रेन, ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये होगा यहाँ पर स्टिग्मा, तो बेसिकली आपको स्टिग्मा ड्रॉ करना है। द स्ट्रक्चर दैट कैरीज द मेल जर्म सेल टू रीच द फीमेल जर्म सेल, इसमें बेटा जी आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, इसमें आप ड्रॉ करेंगे पोलन ट्यूब, राइट। इसमें आप यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, यहाँ पर आप पोलन ट्यूब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टिग्मा, ठीक है बेटा, ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया आपका यहाँ पर ये दैट इज स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पर आपका देन नेक्स्ट वन इज स्टाइल, वैसे तो वहां पर 2 ही लेबलिंग पूछी है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपका ओवरी हो गया, यहाँ पर आपका बेटा एग सेल प्रेजेंट होगा, दैट इज एग सेल की प्लॉइडी यहाँ पर हेप्लॉइड, ठीक है। एग सेल की प्लॉइडी बेटा क्या होगी, यहाँ पर हेप्लॉइड। मान लीजिए यहाँ पर आपका ये पोलन ग्रेन आके लैंड हुआ, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ बेटा, पोलन ट्यूब, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब आपके कौन से एंड के थ्रू यहाँ पर एंटर करेगा, क्या बोलते हैं बेटा उसको, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा जी, माइक्रोपाइलर एंड। इसमें होंगे आपके 2 मेल गैमेट्स, ठीक है, इसमें होंगे आपके बेटा 2 मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स की प्लॉइडी क्या है, दैट इज हेप्लॉइड। व्हाट इज दिस, दिस इज योर पोलन ग्रेन, ठीक है, दिस इज योर पोलन ग्रेन, एंड देन नेक्स्ट वन इज दैट इज योर पोलन ट्यूब, राइट, दैट इज योर पोलन ट्यूब, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर गिवन बिलो इज अ पिरामिड शोइंग वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। यहाँ पर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई विच वन टू बी प्लेस्ड एट विच ट्रॉफिक लेवल। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या आएगा, ग्रास आ जाएगा, ठीक है। देन आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में डियर और रैबिट दोनों आ सकता है वैसे तो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहाँ पर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नेक आ जाएगा, ठीक है बेटा, स्नेक आ गया। देन टर्शरी कंज्यूमर में यहाँ पर आपका लायन आ गया, ठीक है।
Then next one, this is your all about your A part. Then next one यहाँ पर discuss the reason why primary consumers will have more energy as compared to the secondary consumer. बेटा यहाँ पर आपको 10% लॉ एक्सप्लेन करना है. ग्रेजुअली यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी दैट इज 5000 जूल है तो आपकी ये नेक्स्ट वाले में दैट इज 500 जूल होगी, नेक्स्ट वाले में दैट इज 50 जूल, नेक्स्ट दैट इज 5 जूल. सो ग्रेजुअली आपका यहाँ पर T1 के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर T1, T2, T3, T4 को अगर कंपेयर कर रहे हो बेटा तो वहां पर आपकी एनर्जी कम है. 10% रूल आपको अप्लाई करना है. व्हाई इज द बेस ऑफ पिरामिड ब्रॉड? ठीक है, इसका बेस की बात करिए, ये क्यों ब्रॉड है? इसका सी का आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पर मोर बायोमास, मोर ऑर्गेनिक बायोमास, ठीक है, प्लस यहाँ पर नंबर, अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें वो भी ज्यादा होता है. देन गिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन. ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्रॉन एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज योर न्यूरॉन. ठीक है, नेफ्रॉन, देन नेक्स्ट वन इज दैट इज न्यूरॉन. नेफ्रॉन में बेटा आपका यहाँ पर ये क्या है? दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system. ठीक है, that is nervous system. इसका रोल बेटा क्या है? यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बेसिकली यूरिन फॉर्म करना. इस केस में आपका न्यूरॉन के केस में यहाँ पर क्या होगा बेटा? दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड स्टिमुलेटिंग, transmitting and stimulating the nerve impulse. The nerve impulse. Impulse का मतलब क्या होता है बेटा? Information. Impulse का मतलब क्या है आपका? Information. Then sensory nerve and motor nerve. Sensory nerve और motor nerve में यहाँ पर क्या difference आप लिख सकते हैं? Sensory nerve and next one is that is your motor nerve. नेक्स्ट वन इज दैट इज योर मोटर नर्व. बेटा आप लोगों ने इसे रिफ्लेक्स एक्शन में भी पढ़ा होगा, है ना? रिफ्लेक्स एक्शन में भी पढ़ा होगा. सेंसरी नर्व रिसीव्स इंफॉर्मेशन, receives information from sensory organ, right? Receive information from sensory neuron or otherwise from that is from sense organs. ठीक है, from sense organs. Then motor neuron receive information from central nervous system, right? From central nervous system, also known as afferent neuron, right? Also known as afferent neuron, that is also known as efferent neuron. बेटा जी इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? that is efferent neuron. ठीक है, अगर याद ना आ रहा हो तो आप प्रॉपरली उसमें देख सकते हैं. देन कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स. कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स दैट इज वेरी सिंपल, नथिंग इज देयर. कंज्यूमर्स एंड नेक्स्ट वन बेटा आपका यहाँ पर क्या है? दैट इज डीकंपोजर्स. नेक्स्ट वन इज दैट इज योर डीकंपोजर्स. डीकंपोजर्स में कंज्यूमर्स बेटा आपके कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, राइट? कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, completely dependent on others, right? On others और organic किसी भी organic source पर, right? For the sake of their nutrition, ठीक है? इसमें example आपके primary consumer, secondary consumer. Decomposers used to feed on dead and decaying matter. डेड एंड डिकेइंग मैटर. ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या होगा बेटा? डिकम्पोजर्स में एग्जाम्पल इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वॉर्म्स वगैरह हो गया. ठीक है, वॉर्म्स वगैरह हो गया, उसमें भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो बेटा. आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. सो दिस क्वेश्चन इज डन. देन क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल टू गार्डन
pea plant with different characteristics and such as height to study the inheritance pattern of factor or genes. ठीक है, he crossed tall pea plant with short pea plant and obtained all the tall plants in the F1 generation. ठीक है, F1 जनरेशन पर बेटा सारे जो है वो आपके टॉल आए. Why only tall pea plants were observed in F1 progeny? यहाँ पर क्या है बेटा, दैट इज यहाँ पर आपका क्या है, सारे टॉल क्यों आए? ऑल्दो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस टॉल आया होगा बिकॉज डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस. ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पर ये एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस्ड, राइट. देन यहाँ पर नेक्स्ट वन, बाय विच मेथड डिड मेंडल ऑब्टेन F2 प्रोजेनी? कौन सा मेथड यूज करके बेटा? यहाँ पर आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप सेल्फ क्रॉसिंग. ठीक है, देन नेक्स्ट वन यहाँ पर सी पार्ट, राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट. बेटा डोमिनेंट जो आपका एक्सप्रेस कर जाता है, रिसेसिव ट्रेट आपके सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, डोमिनेंट आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में. राइट टू ऑब्जर्वेशंस मेड बाय मेंडल अबाउट F1 प्रोजेनी. F1 में बेटा सारे ही यहाँ पर 100% आपके टॉल आए थे. ठीक है, सारे ही यहाँ पर आपके टॉल थे, एक यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर आपकी मेंटेन होती है. ठीक है, देन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का. गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज ईच एंड डिस्क्राइब, analyze each and describe its possible impact. A population of bacteria living in temperate water whose temperature increased by global warming. बेटा कुछ बैक्टीरिया तो यहाँ पर डाई कर मतलब मर जाएंगे, और कुछ बैक्टीरिया अगर वो टेम्परेचर टॉलरेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल कोई गर्म टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं तो वो आपका यहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे. ठीक है, देन द स्पर्म एनकाउंटर्स द एग where it reaches the oviduct in the female. तो इस केस में बेटा आपका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. इस केस में आपका क्या होगा बेटा? दैट इज फर्टिलाइजेशन होगा. सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन अ फ्लावर दैट कंटेन ओनली पेस्टिल. इस केस में बेटा क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, इस केस में आपका दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. देन एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इन अ ह्यूमन फीमेल. अगर वो फर्टिलाइज्ड नहीं होती है तो बेटा आपका अनफर्टिलाइज्ड एग, आपका अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, और आपका यहाँ पर ब्लड वो बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको यहाँ पर दैट इज मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं. देन व्हेन द सीड इज प्लेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ वाटर एंड एयर इन द सॉइल, ऑब्वियसली बेटा वो क्या करेगा? यहाँ पर जर्मिनेट करेगा. ठीक है, जर्मिनेट करेगा. यहाँ पर आपका क्या है? दैट इज जो आपका प्लीम्यूल है वो शूट में कन्वर्ट होगा. ठीक है, जो रेडिकल है वो आपका रूट में. वो डायग्राम याद है ना आप लोगों को? देन बी पार्ट में गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन व्हेन स्पोर्स आर लिबर्टेड फ्रॉम अ ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेड मोल्ड. राइजोपस की बेटा यहाँ पर बात हो रही है. इस केस में वेरी सिंपल क्या होगा? ये जर्मिनेट ही कर जाएंगे. ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? जर्मिनेट कर जाएंगे. देन लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन वेट सॉइल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहाँ पर आपका क्या है? दैट इज सिंपल, लीफ बड से वो यहाँ पर आपका जो है ग्रो करेंगे. अ पोलन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज. तो यहाँ पर बेटा आपका नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, कोई पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी. कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द ह्यूमन फीमेल, इंटरा यूटेराइन डिवाइस, इंटरा यूटेराइन. ठीक है, ये आपका डिवाइस IUD का एग्जाम्पल है बेटा, जिसमें ये स्पर्म्स की मोटिलिटी को बहुत कम कर देता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, स्पर्म्स की इवन डेथ भी होने लगती है. देन नेक्स्ट वन, स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स अपॉन मैच्योरेशन. स्पाइरोगायरा ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम किसकी बात करें, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन. इज इट क्लियर? दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन. यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर बेटा आपका बायोलॉजी का पार्ट यहाँ पर डिस्कस हो चुका है. लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं कि इन लोगों ने 5 पार्ट्स में प्रॉपरली ऐसे करके बेसिकली आपको गिव रीजंस देने हैं, इसमें रीजंस बताना है. मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट बेटा, आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है. प्रगति मैम इसको डिस्कस करेंगे. हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? बायो का पेपर सॉल्व किया है, अब
केमिस्ट्री का पार्ट करते हैं, देखो हर सेट में ऑलमोस्ट एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वैरायटी ऑफ सेट सॉल्व करने से फायदा ये मिलेगा आपको कि आप हर तरह के क्वेश्चन से अवेयर हो जाओगे, ठीक है। और हर साल आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बार बार मिलेंगे, तो दैट विल हेल्प अस आउट, आपको स्पेशली, कि आप किस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आप सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में बिना परेशान हुए एक अच्छा स्कोर अचीव कर सके, राइट। तो अभी से तैयारी करते हैं। जो सेकंड बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें से ये पेपर हम करा रहे हैं आपको, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएं कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछना चाहता है आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायो पार्ट आपका मैम ने करा दिया है, फिजिक्स का केमिस्ट्री का पार्ट हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। अब आप देखते जाना किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको 2 रिएक्शन दे रखी है, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स यू NaNO3 प्लस AgCl, और दूसरा दे रखा है K2SO4 रिएक्टिंग विद BaCl2 गिव यू BaSO4 प्लस KCl। अब यहाँ पर आप देखो कि 2 कंपाउंड बन रहे हैं और यहाँ पर एक BaSO4 बन रहा है और AgCl बन रहा है। बताओ, AgCl आपने पढ़ा है कि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, BaSO4 भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, तो ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। और आप सबको ये पता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफ आयंस करते हैं। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ऑप्शन में फटाफट से ढूंढेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट भी कह रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, ये भी नहीं होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो, एक तरीका अपना लो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ढूंढते हैं। आपकी तैयारी पक्की है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? अभी से ये हैबिट डाल लीजिए, जो ताकि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th 12th हर एग्जाम में आप ऐसे ही करो। आप क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, आप क्वेश्चन देख के आपको आंसर आ जाना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है तो फिर आप अपने आंसर ऑप्शन में ढूंढ लो। कुछ एकाध क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, जिसमें आपको नहीं पता है तो आप वो एलिमिनेट करते हो ऑप्शन जो सही नहीं है। बट अगर आपको हर जगह एलिमिनेशन एक तो लगेगा नहीं, और अगर आपको हर जगह लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अप टू मार्क नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट मतलब जो देख नहीं सकते, उनके लिए कैसे टाइप के इंडिकेटर्स की जरूरत है? अब आप मुझे बताओ, कुछ आपके एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जो कलर चेंज करते हैं। हम विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चे तो वो नहीं देख सकते, राइट। तो उनको कुछ ऐसा चाहिए जो वो स्मेल करके बता दे। तो स्मेल करके हमारे पास क्या है? टर्मरिक तो है नहीं, मिथाइल ऑरेंज है नहीं, लिटमस है नहीं। द आंसर इज वेनिला एसेंस। हमारे पास 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल और अनियन एक्सट्रैक्ट। ये 3 चीज हैं, ये आप याद रखो। इंडिकेटर से भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है। देखो ये एक और सेट में ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द गैसेस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग, क्या दिया है देखो, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से कौन सी गैस इवॉल्व होगी? थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब ये क्वेश्चन मैं बच्चों को बोलती हूँ कि डिकम्पोजिशन का फेवरेट क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन ये सीबीएसई ऑलमोस्ट हर साल पूछता है। कौन सी 2 गैसेस के बारे में पूछा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम होती है, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 D। तो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर हमने फटाक से अपना आंसर ऑप्शन में ढूंढ करके मार्क कर दिया। बहुत कम टाइम में चीजें सॉल्व हो जाएंगी,
है ना। नेक्स्ट कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किस में होता है? सी डबल बॉन्ड OH, या इसको कंडेंस में लिख सकते हो CHO। तो CHO बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका A वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, C वाला कीटोन है, OH इज अ अल्कोहल। Which of the following is a poor conductor? क्वेश्चन नंबर 21। पुअर कंडक्टर ये जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लेड एक एक्सेप्शन होता है पुअर कंडक्टर में। बाकी आपके जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और लेड एक ऐसा मेटल है जो कि एक एक्सेप्शन है, जो कि एक पुअर कंडक्टर है। मैंने आपको बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सबको पता होती है, लेकिन एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। जो भी एक्सेप्शनल वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आता है, और ये देखिए आया है। देन क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मेथनोइक एसिड। यहां पर ऑर्गेनिक एसिड एंड इनके सोर्सेज, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनके सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा है, जो बच्चे बहुत ही लाइटली में लेते हैं कि यार ठीक है इसको क्या ही करना है। तो आप प्लीज इन सारे, आपको दिख रहा है टॉपिक किस किस टॉपिक से CBSE आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड किस में होता है, मिथनोइक एसिड किस में होता है। ऑक्सैलिक एसिड आपका होता है टोमेटो में, लैक्टिक होता है कर्ड में, और मिथनोइक होता है एंट स्टिंग में। देखो ऑरेंजेस में लैक्टिक तो होता नहीं, ये हो नहीं सकता। ऑरेंजेस मिल्क नहीं, देन शारमिल नहीं, टोमेटो, कर्ड एंड एंट स्टिंग, ऑप्शन A इज करेक्ट। तो ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेज, या तो आपको एग्जाम्पल दे के सोर्स पूछेगा या सोर्स दे के एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, एटलीस्ट जितना NCERT में गिवन है उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट X रिएक्ट्स विद वाटर, इट स्टार्ट फ्लोटिंग, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X। आपकी NCERT में एक पूरी लाइन दे रखा है कि जब ऐसा एक मेटल है, जब उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वाटर के साथ, तो जब हाइड्रोजन गैस जो ये गैस इवॉल्व होती है उसके साथ वो फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो गैस के साथ चिपक जाता है। दैट इज कौन सा इसमें होगा? कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम नहीं करता, आयरन भी नहीं करता, आयरन तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। कैल्शियम एक आपका ऐसा मेटल है जो कि फ्लोट करने लग जाता है। क्या करता है? फ्लोट करने लग जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ चिपक करके, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके सारे हो गए, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। असर्शन रीजन में देखो क्या कह रहा है, असर्शन है कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन जो है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो अदर कार्बन एटम के साथ शो करता है या फिर अदर एलिमेंट्स या एटम के साथ भी शेयर करता है। रीजन कह रहा है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लेड टू बोथ एटम्स अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कह रहा है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू आउटर मोस्ट शेल। वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस पे बिलोंग करता है? आउटर मोस्ट शेल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों एटम्स को किस में हेल्प करता है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यानी स्टेबिलिटी अटेन करने में हेल्प करता है। तो बताओ बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है या नहीं है? बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। असर्शन अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैं आपको बोलती थी एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चंस आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं दैट can reacts both with acids and bases. So आपके कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, बट कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं। कौन कौन से वो मेटल है? एग्जाम्पल आपके जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। एम्फोटेरिक मतलब आपका दोनों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेस। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बेस की तरह काम करते हैं, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल एक्ट एज अ एसिड, राइट।
तो ये एम्फोटेरिक है। और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो मेक श्योर यहाँ पर आप एग्जाम्पल जरूर लिखें। बहुत से बच्चे डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे और फिर उन्हें पूरे नंबर नहीं मिलते और उन्हें लगता है हम तो करके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैटेगराइज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर नेचर। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो जाएगा, Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड आपका बेसिक ऑक्साइड है, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक आपके जो मेटल है वो एम्फोटेरिक या बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक। और तीसरा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग। इसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है? जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन इज जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Zn। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, तो जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू Zn। अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो जिंक ऑक्साइड खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जिंक ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें कार्बन में, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, तो कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेस, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप पता कर लोगे। सिर्फ एक तरीका है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस हो रहा है इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से भी एक रिडॉक्स से भी हर साल एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैलेंस। देखो यहाँ पे बैलेंस से एक क्वेश्चन आया, बैलेंसिंग। लेड नाइट्रेट, Ki, लेड आयोडाइड एंड KNO3, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आप एक एक एलिमेंट को पकड़ के चलो, एक एक एलिमेंट को पकड़ के चलो। तो आपका लेड नाइट्रेट है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल टॉइस प्लस Ki gives you PbI2 प्लस KNO3। अब बस रिएक्शन का टाइप भी बता दीजिए, साथ साथ रिएक्शन का टाइप भी बता दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एक एलिमेंट को पकड़ के चलेंगे। यहाँ देखो लेड आपका एक है, यहाँ पे भी लेड एक है, और इसके बाद देखते हैं I, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I है, तो अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो आयोडीन इज बैलेंस नाउ, बट पोटेशियम डिसबैलेंस हो गया तो उसमें हमने 2 कर दिया यहाँ पे भी। अब देखो अब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेड आपका एक है, लेड आपका एक है, नाइट्रेट का होल टॉइस है, 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 आयोडाइड 2 आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। कितनी इजी रिएक्शन पूछी है, आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। देखो रिएक्शन भी बैलेंसिंग की भी वो आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं दे रहा है। अब बताओ इससे इजी और क्या होगा? ठीक है, आप बोलते हो पेपर लीक करा दो, या आप कहते हो कि पेपर क्या आएगा, तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, वो भी हर साल। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, ठीक है, विथ फुल फोकस, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट का एग्जांपल आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? आपके एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है इलेक्ट्रोलिटिक, वाटर का। वाटर इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन
टू गिव 2H2 प्लस O2। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:1। फिर फोटोलिटिक का पूछा है तो आप AgCl ले लो या AgBr ले लो। ये सनलाइट के साथ क्या करेगा, सनलाइट के साथ Ag देगा प्लस Cl2 गैस देगा। ठीक है, आप AgBr का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, AgBr का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 2Ag प्लस Br2। बताओ, इजी है। इनको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि AgCl और AgBr को हम डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखते हैं सो दैट दे विल नॉट डिकम्पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 27, एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस विद द केमिकल इक्वेशन, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एट एनोड एंड कैथोड। क्लोर एल्कली किसके लिए होता है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है NaOH के फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है NaOH, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ NaOH। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमने एक सेटअप कर लिया है जिसमें हमने दो हम यहाँ पर लेंगे मेटल के इलेक्ट्रोड, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लेंगे और मेटल के इलेक्ट्रोड को विल कनेक्ट विद द बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव वालों को कैथोड है, पॉजिटिव वाला आपके एनोड है। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, द सॉल्यूशन वी आर टेकिंग इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, NaCl, एक्वस NaCl। अब जैसे यहाँ पर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो यहाँ पर रिएक्शन होने लग जाएगा। रिएक्शन होगा तो सबसे पहले NaCl विल ब्रेक डाउन। NaCl एक्वस है, ये ब्रेक करेगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। वाटर भी है इसके पास, तो वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में क्या करता है, ब्रेक करता है H प्लस और OH माइनस आयन में। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन, यहाँ पर ये बनाएगा NaOH। ठीक है, Cl माइनस गैस है तो ये किस पे जाएगी, Cl माइनस है तो ये जाएगा एनोड पे प्लस की तरफ और H प्लस जाएगा कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर कैथोड पे कौन सी गैस आएगी, कैथोड पे आएगी H प्लस विल कन्वर्ट टू H2 गैस और एनोड पे कौन आएगा, एनोड पे आएगा Cl माइनस विल कन्वर्ट इनटू Cl2 गैस। तो Cl2 गैस आपका जाएगा एनोड पे, H2 जाएगा कैथोड पे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ NaOH। अब इसको NaOH और H2 गैस को हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, Cl2 को हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं या फिर आप H2 और Cl2 को मिला के HCl बना करके वो उसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं और NaOH का हम अलग यूज कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस और वॉशिंग सोडा का जो सॉल्वे प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, इसकी जगह आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किससे बनाते हैं, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन NCERT में है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा आपका NaHCO3 है, NaHCO3, देन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और इन सब का CaSO4.12H2O। ये तो बनता है CaSO4.12H2O बनता है जिप्सम 2H2O होता है, इसको हम हीट करा देंगे 373 केल्विन पे तो ये क्या करेगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा H2O। ठीक है, ये इन दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो NaCl ही, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन ही लेते हैं। ठीक है, इसको भी आप डिटेल में कर सकते हो कि किस तरीके से फॉर्मेशन या प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो आपके जो NCERT में कुछ सॉल्ट्स दे रखे हैं एसिड बेसिस में, वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही तैयार करने हैं। एक और है वॉशिंग सोडा, उसका भी सॉल्वे प्रोसेस आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग पैसेज। मोस्ट ऑफ द मेटल्स अकर इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ ओर। मेटलर्जी वाला पार्ट से आपको पैसेज दिया है।
तो कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड बाय रोस्टिंग. Oxides are reduced with the suitable reducing agent like carbon, metal, highly reactive metal, Al, Mg also reduced by reducing agent to obtain metal from their oxide. तो ये सारा process आपका metallurgy वाला है. अब इससे questions देख लेते हैं. Why carbonate or sulfide ores are converted to oxide before extraction of metal from it? क्योंकि why? Because it is easy to extract metal from their oxide. ठीक है, ऑक्साइड से मेटल को इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब अगर मेटल अपने कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म में है तो हम इसे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करा करके पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड से हम रिड्यूस करा के उसको मेटल एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ऑक्साइड बन जाएगा. ऑक्साइड से इजीली रिड्यूसिंग एजेंट या सिंपल रिडक्शन करा के हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि कार्बोनेट और सल्फाइड से इजीली नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते. अब देखो इजीली का क्या मतलब है, एक तो बजट फ्रेंडली हो और दूसरा आपका ज्यादा समय ना लगे, है ना, और प्रोसेस भी इजी हो जाए. तो ये है कि आपका कार्बोनेट और सल्फाइड को क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ रिएक्शन इन विच एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. एक रिएक्शन आपका दिया था थर्माइट प्रोसेस. थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस में क्या करते हैं हम, थर्माइट प्रोसेस में क्या करते हैं हम, जो रेलवे ट्रैक्स है उसको भी जोड़ सकते हैं. जैसे आपका Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग आपका रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा Al2O3 बना लेगा और आयरन, देखो आयरन आपका हो गया. तो ये थर्माइट प्रोसेस है. अगर आयरन रेलवे ट्रैक्स में जब रस्ट की वजह से रेलवे ट्रैक टूट जाता है तो वहां पर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा करके देखो यहाँ पे हमें आयरन फ्रेश मिल जाता है. तो ये थर्माइट प्रोसेस है, ये वहां पे भी यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा है कि एक रिएक्शन लिखो जिसमें एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन के ऑक्साइड से आयरन में कन्वर्ट हो रहा है. तो एल्यूमिनियम खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये रिड्यूस कर रहा है आयरन ऑक्साइड को. सो एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर. एल्यूमिनियम किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन करा रहा है, रिडक्शन. तो एल्यूमिनियम विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. एक एनसीईआरटी में एक और रिएक्शन है MnO2 वाली, वो भी आप लिख सकते हो, राइट. तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ द कॉपर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर C2S. C2S कॉपर कैसे ऑब्टेन होगा, तो सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पर कॉपर की. पहले कॉपर, इसको कॉपर पाइराइट कहते हैं, कॉपर पाइराइट्स. इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा देंगे, रोस्टिंग कराते हैं क्योंकि सल्फाइड हो रहा है. ये आपको दे देगा क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस SO2. फिर ये जो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये जो कॉपर पाइरेट है उसको आपस में रिएक्ट करा देंगे, तो ये दे देगा कॉपर प्लस SO2 गैस. ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस हैं जो आती है कॉपर पाइराइट्स, मतलब कॉपर को उसके सल्फाइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, why highly reactive metal cannot be obtained from their oxide by using carbon as reducing agent. highly reactive जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, तो या कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब हाईली रिएक्टिव है. अब इनको हम कॉपर से रिड्यूस नहीं करा सकते. क्यों, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स है, मेटल के ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स के तो ऑक्सीजन और मेटल की एफिनिटी इतनी स्ट्रांग है कि कार्बन उसे उस एफिनिटी को तोड़ करके उनको रिड्यूस नहीं कर सकता. तो दे कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन. अब यहाँ पे कार्बन की जगह का कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिएक्टिव एलिमेंट होता तो ऑक्सीजन इजिली आपके क्या होते हैं, मेटल ऑक्सीजन को छोड़ करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता. बट प्रॉब्लम यहाँ है कि इतनी ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन और मेटल के बीच में जो कि कार्बन उस एफिनिटी को तोड़ करके उसको रिड्यूस नहीं कर सकता. तो सिंपल आंसर ये है कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस highly reactive metal from their oxide because the affinity towards
the oxygen of metal is very 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 strong or very high. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का सेकेंड पार्ट, वाई सोल्डर, सोल्डर एक अलॉय है लेड और टिन का, इट इज यूज्ड टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। वेल्डिंग के लिए हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों मेटल हैं इस अलॉय में, दैट इज योर लेड एंड टिन, दोनों की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, दे बोथ हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये इलेक्ट्रिकल वायर में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके में काफी आता है और एनसीईआरटी में गिवन भी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है गिव रीजंस, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जैसे आयनिक कंपाउंड है NaCl है या KCl है, वो एक्वा सोल्यूशन में जाते ही अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, बट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमेशा CH4 है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा, और अगर आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा तो आयंस फ्री आयंस नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन द हार्ड वाटर, बताओ सारे कॉमन क्वेश्चन है। सोप लैदरिंग क्यों देता है, सोप लैदरिंग इसलिए देता है क्योंकि सोप जो है हार्ड वाटर के साथ, हार्ड वाटर में क्या है कैल्शियम मैग्नीशियम और अदर सॉल्ट्स हैं, अब जब भी सोप को आप यूज करोगे हार्ड वाटर के साथ तो ये क्या करेगा उन सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम बना लेगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्कम, स्कम फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट, उन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ इट फॉर्म प्रेसिपिटेट दैट इज कॉल्ड स्कम, और इसी प्रेसिपिटेशन की वजह से जो स्कम जो कर्डीनेस की वजह से वो लैदर नहीं दे पाता। ठीक है, दैट इज वाई सोप को हम यूज नहीं कर सकते हार्ड वाटर के साथ। इसका क्या मतलब, ये तो नहीं कर सकते, तो इसकी जगह पर हम क्या लेकर आए हैं डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन शोज कैटिनेशन बट सिलिकॉन डज नॉट, कार्बन की वो टेंडेंसी होती है कि वो बहुत सारे अदर एटम के साथ या खुद के एटम के साथ एक लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन या अदर एलिमेंट के पास ये टेंडेंसी नहीं होती, ऑल्दो सिलिकॉन बिलोंग्स टू द कार्बन फैमिली ओनली, लेकिन जो कार्बन है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है इजीली एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स। ठीक है, अदर एलिमेंट्स। ठीक, सो इसलिए कार्बन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये एक और सेट में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ठीक है, अब ये जो आपको दे रखा है K2Cr2O7 या एक और KMnO4, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्ट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट करा देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिड में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथेन, ईथेन का हाइड्रोजिनेशन कैसे करेंगे, ईथेन का हाइड्रोजिनेशन ईथीन का हाइड्रोजिनेशन करना है तो सिंपल है, ईथीन है H, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में से एक हम लेते हैं। रूम टेम्परेचर में अगर लेना है तो प्लैटिनम पैलेडियम लेंगे, निकेल के साथ लेंगे तो हमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा करीब 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आ जाएगा हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ईथीन से ईथेन, मतलब एल्कीन से एल्केन बनने के लिए काम आता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसकी एप्लीकेशन क्या है, वनस्पति घी आपका बनता है, वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोहन हीटेड एथेनॉल with a compound X in presence of few drops of concentrated H2SO4. ठीक है, and observed a sweet smelling compound Y is formed. When Y is treated with sodium hydroxide, it gives a ethanol and compound Z. आपसे सारी चीजें पूछा है तो फटाफट से हम कर लेते हैं। क्या है ये, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पूछा है। एथेनॉल की रिएक्शन एक
सब्सटेंस के साथ कराई है। क्या कह रहा है? इथेनॉल रिएक्ट्स विद कंपाउंड एक्स, वो एक्स कंपाउंड है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। और किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ये क्या करता है? वाटर का रिमूवल करा देता है। क्या करता है? इट रिमूव्स वाटर, इट रिमूव्स वाटर, और ये बना देगा ईस्टर, CH3COO C2H5, दैट इज अ ईस्टर। यही आपका स्वीट स्मेलिंग है, स्वीट स्मेलिंग यही है, ठीक है, ईस्टर। अब कह रहा कि अगर आप इसको Y के साथ, Y फॉर्म हो गया, दिस इज अ Y, स्वीट स्मेलिंग Y, ये आपका Y है। कह रहा है कि अगर हम इसको Y ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, Y की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो Y आपका क्या है? ईस्टर है, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करा देंगे तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। यहाँ पे बन जाएगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस आपको इथेनॉल वापस मिल जाएगा, तो ये आपका जो सोडियम एसीटेट है कंपाउंड Z, ये सोडियम एसीटेट आपका Z कंपाउंड है। अब यहाँ सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दे देते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन? आइडेंटिफाई XYZ, तो X आपका है एसिटिक एसिड, Y है आपका ईस्टर और Z है आपका सोडियम एसीटेट। राइट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसी की तरह काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, वाटर का रिमूवल कराता है। डिहाइड्रेटिंग, इथेनॉल में भी हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, इट विल एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये क्या करता है? इथेनॉल को ईथीन में कन्वर्ट कर देता है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द रिएक्शन, तो ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, कहाँ गई? ये जो आपकी ऊपर वाली रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, और नीचे वाली रिएक्शन आपकी है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, या सो दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री पार्ट। आपने देखा सारे क्वेश्चंस वही हैं, हर साल आप पिछले मतलब ये 2026 का सेकेंड बोर्ड का है, आप फर्स्ट बोर्ड में भी उठा के देखो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तभी मैं कहती हूँ आपको सैम्पल पेपर और PYQ सॉल्व करना इज मस्ट। आप पिछले 5 से 7 साल का पेपर सॉल्व कर लोगे थॉरोली विथ फुल फोकस, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो केमिस्ट्री पार्ट के लिए इतना ही। अब आपका फिजिक्स वाले सर राहुल सर आपको फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करा देंगे और आप देखोगे कि कंप्लीट साइंस कैसे काम करती है, कैसे पेपर आता है, क्या क्या टॉपिक है जिससे आपको हर साल क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलो बाय बाय एवरीवन, विल मीट यू सून। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स कैसी आई थी आपके सेट नंबर 1 में? एक सेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उस पेपर में ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था, बहुत इजी था, ज़्यादा हार्ड उसमें कुछ भी नहीं पूछा था। इस वाले सेट में कुछ थोड़ा सा पूछ लिया गया है, कॉन्सेप्चुअल दे दिया गया है। उस वाले सेट में कुछ भी नहीं था। जो तीसरा सेट था वो तो ईजी था। तो इस सेट का हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपने बायो का देख लिया है और आपने केमिस्ट्री भी देख लिया, क्या डिस्कशन रहा आपका, पेपर कैसा था, मैम ने आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिजिक्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो RSP सर के साथ आप डिस्कशन करते हैं कि सर पेपर कैसा गया। चलिए कमेंट करके भी आप बताएंगे, जब मैं इसको सॉल्यूशन पूरा दे दूंगा आपको तो उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। चलिए, तो सेक्शन सी आपको पता है, सेक्शन सी फिजिक्स का रहता है। फिजिक्स में पहला क्वेश्चन ही किसका दिया है? लेंस का। अरे लाइट का वेटेज ज्यादा है तो लाइट से ज्यादा आते हैं, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ बता रखा है मैंने, इसमें कोई भी सोचने वाली बात है ही नहीं। चल इसको डिस्कस करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको पता है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की, अगर फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और ये कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। यही तो बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर। हाँ सर बताते तो हो, लेकिन उस समय हम नहीं सोचते हैं कि ये पेपर में आ गया तो क्या होगा। पेपर में वही आता है जो हम पढ़ाते हैं।
तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर इज फॉर्मिंग एन आर रियल इमेज। अगर रियल इमेज बनी है तो ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो रियल इमेज इसकी हमेशा कहां बनती है, इस साइड बनती है। चलिए, तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है और इसने बोला है कि जो इमेज का साइज है ना वो सेम है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और ये एक ही कंडीशन है, मैंने आपको बोला था कि रट लेना, इमेज फॉर्मेशन को रट लेना, रट के ही जाना, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और ये कंडीशन कहां बनती है, जब आपकी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है। ये कंडीशन होती है सर 2f पर, यानी जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे, ऑब्जेक्ट को जब आप यहां रखोगे, यानी ये हो जाएगा आपका f1, यानी ये हो जाएगा 2f1, यहां रखोगे तो आपका जो इमेज है वो यहां पर भी कहां बनता है, 2f2 पर बनता है, 2f2 पर। तो इसका जो साइज होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब ये कितने पे हो गया आपका, 15 फोकल लेंथ है तो ये 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी नेगेटिव आएगा। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। यानी आपसे क्या पूछा गया है, देन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा -30 और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा आपका +30, यानी ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट होगा। क्या बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, वो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 31 क्या दिया हुआ है, व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू योर आईज, सिलियरी मसल्स ऑफ योर आईज कॉन्ट्रैक्ट एंड आई लेंस बिकम थिक। ये पूछा गया है, सिलियरी मसल्स ऑफ योर आई गेट रिलैक्स नहीं होती जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वेरी क्लोजली देखते हैं, तो कंडीशन क्या बनती है कि जो आई मसल्स होती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लेंस कैसा हो जाएगा आपका, थिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है कि असर्शन रीजन क्या होगा। असर्शन रीजन की कहानी सिंपल है दोस्तों। असर्शन रीजन में क्या पूछा गया है कि अगर एक रे है, व्हाइट लाइट है, पास होती है प्रिज्म से, तो प्रिज्म कैसा दिखाई देता है बच्चों को, जिस तरह से प्रिज्म दिखाई देता है सर, इस प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो ये इस तरह रिफ्रैक्ट होती है और यहां पर ये 7 कलर्स में बिखर जाती है। यहां पर वॉयलेट होता है, यहां पर रेड होता है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी, अरे वेवलेंथ तो कम होती है बट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, आ रहा समझ। तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वॉयलेट की ज्यादा है, रेड की कम है। तो सर कहानी क्या बनती है इसके अंदर, क्या ये एक सच है कि इसको व्हाइट लाइट को अगर हम पास करते हैं प्रिज्म से तो ऑन इमर्जिंग रे दे गिव स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, सो दिस इज स्पेक्ट्रम, बेसिकली दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। सर ये बात तो सत्य है, ये तो बिल्कुल सच है। चलिए, ये अगर सच है तो रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन कहता है कि इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग। अरे ये स्कैटरिंग की वजह से नहीं, इसको तो डिस्पर्जन वाला सिस्टम होना चाहिए था ना दोस्तों। इसका सीधा सीधा संबंध किसके साथ होना चाहिए था, डिस्पर्जन के साथ होना चाहिए था। डिस्पर्जन के साथ होगा ना, स्कैटरिंग के साथ क्यों होगा, इसका मतलब इसका असर्शन तो ठीक है, रीजन सही नहीं लग रहा है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये सही नहीं बता रहा कि आपका क्या होगा। तो रीजन तो दोस्तों हो गया है इसका गलत और ये हो गया है असर्शन ठीक। क्या ये बात समझ में आ गई सर? असर्शन रीजन हमें समझ में आ गया। चलिए आगे की कहानी देख लेते हैं क्या इसकी दुनियादारी है। उसके बाद जो 33 क्वेश्चन है वो थोड़ा ठीक ठाक है क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम यानी चित्रकारी करी गई है और चित्रकारी में क्या बनाया गया है, एक लेंस बनाया गया। उस लेंस को बताया नहीं गया कि ये है क्या, समझ में आ रहा है? लेंस बताया नहीं गया कि ये कौन सा है, लेकिन उससे इमेज और ऑब्जेक्ट का कहीं कुछ सिस्टम दिया हुआ है। अब इस सिस्टम को क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही है, इधर बन रही है। सर ये तो कॉनकेव लेंस में भी होता है, जहां ऑब्जेक्ट होता है वहीं उसी साइड इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, लेकिन वो छोटी बनती है। ये कहानी समझ में आई, वो छोटी इमेज बनती है, तो ये तो छोटी नहीं है, यानी ये कॉनकेव लेंस तो नहीं है सर। इसको कट कर दीजिए, ये लो, ये कॉनकेव तो नहीं है। अब बचा कौन सा, एक ही लेंस तो है सर, और कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स लेंस ही आपका वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है। इसकी यही खासियत होती है कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बड़ी इमेज बनाता है। सर बहुत अच्छा। तो टाइप आपसे पूछा है, टाइप हो गया आपका, टाइप हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है।
इफ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, अगर आपकी रियल इमेज बन रही है कहां तक, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एंड द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस, साइज ऑफ इमेज, ओहो हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाइट ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज क्या है आपका, ट्वाइस है, ट्वाइस है, किसकी ट्वाइस है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई दोस्तों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 2। लेकिन उसने बोला है, क्या बोला है कि ये रियल और इन्वर्टेड है, अगर रियल और इन्वर्टेड है तो सर ये तो माइनस होगा, बहुत अच्छा। देन वेयर वाज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, v बाई यू लिखेंगे, मैग्निफिकेशन -2 होगा और v आपको निकालना है, और u कितना है, नहीं u निकालना है सर, ये हो जाएगा v बाई u, तो u निकालना है तो ये हो जाएगा v, और v कितनी दूरी है, v +30, v कितना है +30, और ये हो जाएगा आपका -2, यानी ये आ गया आपका -15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है आपका, -15 सेंटीमीटर पे है। सर ये कहानी हमें समझ आ गई, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। इसके और में एक क्वेश्चन है, इसके भी और में एक क्वेश्चन दिया, और का क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। और में क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेट कितना दे रखा है, 220 वोल्ट और 11 एम्पियर पे ये काम कर रहा है। कैलकुलेट दी पावर, तो अरे ये क्या है, रेटेड पावर दी हुई है। जब आप कोई अप्लायंस खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर रेटेड पावर दी हुई होती है कि भैया इससे ज्यादा मत चलाना इसको, इससे ज्यादा वोल्टेज मत देना वरना ये क्या हो सकता है, जल सकता है। तो वो रेटेड पावर उसकी लिखी हुई होती है, उतने करंट पे ये काम करेगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक हीटर पे भी लिखी हुई है। तो इसको क्या कर सकते हैं, V इसका दिया हुआ है 220 वोल्ट, सर बहुत अच्छा। करंट कितना गिवन है सर, 11 एम्पियर, बहुत अच्छा सर, ये कहानी हमें दी हुई है। तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, V इक्वल ओम, सर ओम की हेल्प लेंगे, किसकी लेंगे, ओम भाई साहब की हेल्प लेंगे, और क्या निकालेंगे, इसका R निकाल देंगे। तो R कितना हो जाएगा, V बाई आई, तो V कितना गिवन है 220 डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा आपका 20 ओम, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया, बहुत अच्छा। अब बोला है कि अगर ये पावर कंज्यूम्ड इफ द हीटर इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट, पावर कैलकुलेट करनी थी इसमें, अगर इसको कितने से हम ऑपरेट करते हैं, 200 वोल्ट से ऑपरेट करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा V² बाई R, लगा लें। R भी हमको पता है, V हमें पता है 200 है, पावर हो जाएगी आपकी 200 मल्टीप्लाई 200 और डिवाइड में आ जाएगा 20। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी, 2 से ये हो जाएगा आपका 10, तो ये आ गया आपका 2000 वाट। तो पावर कितनी आ गई, 2000 वाट आ गई इसकी पावर। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर देते और 2 नंबर हमारे पक्के हो जाते, और हो गए होंगे इतने आसान क्वेश्चन में तो किसके ही मार्क्स कटेंगे। चलिए 35 देखते हैं कि एक पर्सन है विच इज अनेबल टू रीड अ बुक प्लेस्ड क्लोजर देन 1 मीटर। अगर क्लोजर देन 1 मीटर लाता हूं दोस्तों तो उसको दिखना क्लियरली नहीं होता है, यानी वो क्लियरली नहीं देख पाता। उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन है, ये हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है। आपको पता है पास का क्लियर नहीं दिख रहा है, यानी उसको क्या हो गया है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। और हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो उसको कौन से लेंस से ठीक करते हैं, हजारों बार बताया है कि पेपर में पूछा जाता है तो हजारों बार आएगा ना। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में आप क्या करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया के केस में उसको कॉन्वेक्स लेंस प्रेस्क्राइब किया जाता है कि भाई पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला लेंस लगाओगे तो आंखें ठीक रहेंगी, आंखें ठीक हो सकती हैं। आंखें कभी बेकार नहीं हुई थी, उसमें बस क्या हो गया है कि सिलियरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं अच्छे से, तो उसकी वजह से फोकल लेंथ कम ज्यादा नहीं कर पा रहा, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है दोस्तों। वो जो आपका आई लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है इस केस में। तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, डिफेक्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। चलिए इसका हम डिफेक्ट एंड इसका विजन का कर लेते हैं। तो आपको पता है ये आपकी आई है सर, आई तो बहुत अच्छे से बना दी है आपने, ये आपका हो जाएगा आई लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो आपका ये नियर पॉइंट होता है ना दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, ये कहीं आगे खिसक जाता है। तो आगे खिसकेगा तो यहां से रेज आएंगी, तो आपको पता है ये आगे खिसक गया है, ये आगे खिसक गया है, तो अब क्या होगा,
इनको चीजें जो है यहाँ पर ठीक दिखाई देती हैं। तो इसका जो करेक्शन है, करेक्शन कैसे होगा, इसका करेक्शन होगा किस लेंस से होगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। कन्वर्जिंग पावर अगर कम हो जाएगी तो उसका करेक्शन कैसे होगा, उसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाया जाए। और कैसे बढ़ाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस देकर बढ़ाया जाएगा। अरे दोस्त, अगर तू आरएसपी सर से पहले पढ़ लेता ना तो इस पेपर को ऐसे फोड़ देता तो तुझे पता भी नहीं चलता कि ये कब कब सॉल्व हो गया। तुझे पता भी नहीं चलता कि ये कब कब सॉल्व हो गया। आया समझ? तो ये कन्वर्ज हो जाएगा और यहां हो जाता। आया समझ? बस जब मैंने पढ़ाया था तुझे लाइव तो तुझे देखना चाहिए था, सीरियस लेना चाहिए था। आया समझ? तो इसका करेक्शन हम कॉन्वेक्स लेंस से कर सकते हैं। चलिए, तो उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन को देखते हैं। डिफेक्ट हमें समझ में आ गया, करेक्शन हमने देख लिया। Describe an activity to show the current carrying conductor placed in an external magnetic field experience a force। ये बिल्कुल NCERT से उठाकर दे दिया है। आपने वहां सेटअप देखा होगा, इस तरह से सेटअप बनाया हुआ है, एक स्टैंड लिया हुआ है, दो मैग्नेट बनाई हुई हैं, एक नॉर्थ होती है यहाँ पर, एक आपकी साउथ होती है, इस तरह से बनाया हुआ है। उसमें एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं, उसके बाद कंडक्टर पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल का यूज होता है वो तो आपको कर दिया होगा, आपने बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया होगा। इसको भी किससे कनेक्ट किया जाता है, ये जो कंडक्टर है इस पर भी एक बैटरी लगाई जाती है और इसमें भी करंट पास किया जाता है। तो इस पर क्या होता है, फोर्स लगती है। आया समझ? तो इस पर फोर्स लगती है, ये वही एक्टिविटी इसमें दी हुई है, चलिए ये आप निकाल लेंगे। और जो फोर्स लगेगी यानी इसमें सिंपल लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल का यूज होता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल का यूज होता है। चलिए, फोर्स कैसे निकालोगे आप, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, करेक्ट। तो ये स्टैंड है आपका जिसमें आप यहां बैटरी कनेक्ट करोगे इस तरह से, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक्सपेरिमेंट आपका, ये जो एक्टिविटी है ये आपकी NCERT की ही है, आपको वही छाप के आनी थी इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन बॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली। अब इसमें भी क्या यूज करना है, यही वाला लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इसमें यूज करना है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहता है, जरा देखो, ये एक चैम्बर है जिसमें हम बैठे हैं, आपका देखिए, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक चैम्बर है, ये चैम्बर है जिसमें बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं तो कैसे बैठे हैं कि हमारा ये इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रही है, जिस पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द फ्रंट वॉल। तो फ्रंट वॉल की तरफ मैंने लगा दिया, फ्रॉम द बैक वॉल, ओके, इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। इसको राइट साइड की तरफ ऐसे ढकेल दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी फोर्स कहां लगी होगी, इस पर, इस डायरेक्शन में लगी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, मैं अगर इस कमरे में बैठा हुआ हूं जिसमें मैं हूं, तो इलेक्ट्रॉन बीम उस तरफ है, इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ है, फोर्स इस तरफ लगी है, तो फोर्स इस तरफ यानी इस तरफ कर दूंगा। और मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट आगे है। इलेक्ट्रिक करंट अगर आगे है, कैसे होगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो फोर्स कहां, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहां होगा, टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगा, यानी इसका जो आंसर है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। आया समझ? तो इसको फोर्स लगी है इस तरफ, तो आप एक कमरा एनालिसिस कर लीजिए, आप विजुअलाइज कर लीजिए, मैं कमरे में बैठा हूं, इलेक्ट्रॉन बीम मेरे बैक से फ्रंट की तरफ जा रही है और उसको एक राइट साइड में ढकेल दिया गया है। और राइट साइड में ढकेल दिया गया है तो क्या हुआ होगा, फोर्स इस तरफ लगी होगी, तो आपको पता है करंट का डायरेक्शन कहां पर है, करंट का डायरेक्शन उल्टी साइड होगा, तो आपको पता है क्या होगा, करंट का डायरेक्शन अगर इस तरफ हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। तो आप देखिए ना, फोर्स मैग्नेटिक, आपसे पूछा क्या गया, देख इधर देख, फोर्स नहीं पूछी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। गॉट इट, ये दिख रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होने वाला है, चल आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है,
द पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन द शेप। बिल्कुल शेप पे डिपेंड करता है आपका। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर अलग बनाता है, सर्कुलर कॉइल अलग बनाता है। सोलेनॉइड की अगर बात कर लें तो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है। तो इस तरह से कहानी बनती है, ठीक है। A current carrying conductor AB आपका कंडक्टर है, शोन इन द डायग्राम, आउट ऑफ एक्स वाई जेड। किस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और क्यों? मैग्नेटिक फील्ड भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है दोस्तों? क्योंकि जितना दूर आप इससे जाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो एक्स पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी बी एट एक्स ज्यादा होने वाला है एज कंपैरिजन टू वाई। ऐसे लिख सकते हैं हम। इसका अगर हमें ऑर्डर देना हो, ऑर्डर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर हम ऐसे इसको दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस, अब ये केस स्टडी बेस है शायद। लेंस कैन बी फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, बिल्कुल सही बात है भाई। डिपेंडिंग अपॉन देयर फोकल लेंथ, बिल्कुल सही बात है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्वेक्स लेंस है जो कि क्रिएट करता है रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल और रेक्ट। अरे ये बात तो कंक्लूजन में मैंने बताई थी कि जो इमेज फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो छोटी भी करता है, बड़ी भी करता है, वर्चुअल भी करता है, यानी इरेक्ट भी करता है और इन्वर्टेड भी करता है। ये अच्छी बात है। वाइल अ कॉनकेव लेंस ओनली, अब आपको पता है कॉनकेव लेंस जो फॉर्म करता है वो छोटी और वर्चुअली करता है हमेशा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ अगर आपकी 20 सेंटीमीटर है तो वो पॉजिटिव लेंगे सर, बहुत अच्छा, बिल्कुल पॉजिटिव ही ली है हमने। उसके बाद दे रखा है कि ये इमेज बनाता है, फॉर्म एन इमेज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है -40 लेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। वेयर विल बी द पोजीशन एंड नेचर, तो इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है ये बताइए। आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है और आप इसमें आसानी से आंसर निकाल देंगे। तो 1/v हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे और आपके पास v आ जाएगा। ये बहुत इजी है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आप v की वैल्यू निकाल देंगे। Illustrate the formation of image with the help of ray diagram when the object is placed between optical center and principal focus। कॉनकेव लेंस से आपको बनाना है, कॉनकेव लेंस से बना देते हैं सर, बहुत इजी है। इससे इजी क्या होगा? इससे इजी तो सर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, यानी आपका ये फर्स्ट फोकस होता है f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f1 और यहां हो जाएगा कहीं 2f2 सर, बहुत अच्छा। उसके बाद पूछा क्या गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो यहां पर कहीं रखेंगे हम। तो यहां से ऐसे जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऐसे निकलेगी, तो इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज कहां बनने वाली है दोस्तों? आपको पता है इसके दो केस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनती है, और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी रखोगे तो बिटवीन एफ एंड, तो ये एक ही केस बनता है। तो इसको हम बना देते हैं अच्छे से। ये कहता है कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, तो यहां रखेंगे तो एक रे ऐसे जाएगी जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, ये कहां से जाती हुई दिखाई देगी? फोकस से, तो इसकी जो इमेज है वो यहां कहीं बन जाएगी। तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनेगी, बिल्कुल बिटवीन। तो इसको मैं और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं सर, हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। ऑप्टिकल सेंटर, यहां प्रिंसिपल फोकस होता है, f2 होगा ये, दिस इज f2, ये हो जाएगा आपका 2f2, ये हो जाएगा इसका f1 फर्स्ट फोकस, ये हो जाएगा 2f1। तो ऑब्जेक्ट रखा गया है कहां पर? बिटवीन, यहां पर रे ऐसे जाएगी, तो ये कहां से जाएगी? ऐसे, तो इसकी जो इमेज है वो यहां बन जाएगी, छोटी बनेगी और वर्चुअल बनी है सर, बहुत अच्छा। टू लेंस आर फॉर्म्ड इन कॉन्टेक्ट, वन इज कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ आपको गिवन है, तो एक है आपका कॉनकेव लेंस, एक है आपका कॉनकेव लेंस सर, बहुत अच्छा। दूसरा क्या है आपका? फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 2 मीटर है। अदर है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, जिसकी फोकल लेंथ है 1.2 मीटर। ओके, तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, बहुत अच्छा।
कॉम्बिनेशन, अगर ये कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा ये पूछा गया है, कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, इसके लिए क्या करता हूं, इनकी पावर कैलकुलेट करता हूं। तो पावर के लिए आपको क्या होगा, पावर इक्वल होता है कॉम्बिनेशन में P1 प्लस P2, ये हो जाएगा आपका 1/F1 प्लस 1/F2। फोकल लेंथ गिवन है तो ये हो जाएगी पावर P1 1/-2 यानी हो जाएगा 0.5 यानी माइनस का डायोप्टर। और दूसरी कंडीशन में यहां पर निकाल देते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, यहां सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर P2 क्या हो जाएगी, P2 हो जाएगी तुम्हारी 1/1.5, तो ये प्लस में आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 2 10 5 3 15, तो ये हो जाएगा 0.6 लगभग 0.6, अरे 3 6 18 होता है ना, अरे 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो लगभग 0.66 करके कुछ आने वाली है पॉजिटिव में डायोप्टर, समथिंग इतनी आएगी। तो P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो P1 प्लस P2 यानी P इफेक्टिव आ जाएगी। P1 कितना है आपका 0.5 यानी माइनस 0.5 प्लस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस में आने वाला है, प्लस में आने वाला है। ये देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 0.036 ही आने वाला है। तो ये आपका पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। अगर पावर आपकी पॉजिटिव में होती है दोस्तों तो ये कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स करेगा, यानी कन्वर्जिंग करने वाला है, कॉन्वेक्स करेगा, कन्वर्जिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ड्यू टू द चेंज इन लेंथ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर चेंजेस व्हाइल रेजिस्टिविटी डज नॉट, तो ये तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। ये तो सर हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल रोस्टर, आपको पता है ये अलॉय के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है ज्यादा होती है, उस वजह से हमें हीट ज्यादा मिल जाती है। ओके, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नर्सरी से पढ़ा है सर, एम्पियर होती है। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाउ मैनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम के कितने रजिस्टर यूज करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि आपका जो करंट है 2 एम्पियर और 4 वोल्ट हो जाए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, 8 ओम के कितने रेजिस्टेंस, 8 ओम के कितने रेजिस्टेंस मुझे यूज करने हैं, 8 ओम के कितने रेजिस्टेंस मुझे यूज करने हैं कि आपका जो करंट है कितना मिलना चाहिए आपको, 2 एम्पियर और 4 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट होना चाहिए, वोल्ट कितना है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, इतना समझ में आ गया, अरे अंडू कैसे नहीं हो रहा है, 4 वोल्ट ही है, 4 वोल्ट है। चलो इसमें देख लेते हैं, V इक्वल आई आर लगा के क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा सर, V इक्वल आई आर लगाते हैं तो R कितना आता है, यहां से R आता है आपका V बाई आई, V कितना है सर 4, ये है आपका 2, तो ये आ जाता है हमारा 2 ओम। अब ये पूछा है कि 8 ओम के कितने रजिस्टर यूज करेंगे, तो R इक्विवेलेंट हम पैरेलल में यूज करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही होता है ना। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं तो इस तरह से ये आपका बढ़ता चला जाता है 1/Rn, तो ये कितना हो गया आपका Rn डिवाइड बाई n, R इक्विवेलेंट ऐसे हम निकालते हैं। अब जरा देखो क्या कहानी है, इसकी दुनियादारी अभी हम पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। Rn आपको पता है, रेजिस्टेंस n का कितना है 8, n आप निकाल लेंगे तो कितना होगा, देखो रेजिस्टेंस आपको पता है 2 है, रेजिस्टेंस तो n आपको निकालना है तो n हो जाएगा आपका Rn डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, यही होगा ना, बोलो हाँ या ना। Rn, n कितना हो जाएगा Rn डिवाइड बाई, तो Rn कितना है, Rn कितना है आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी आपको 8 ओम के रजिस्टर्स चाहिए होंगे। 8 ओम के कितने रजिस्टर हमको चाहिए, 4 चाहिए, ताकि हम उसको पैरेलल में लगाकर आपका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, चलिए सर आगे चलिए, ये समझ में आ गया। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो ये होता है आपका ए मीटर, ठीक है। स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है सर, जो हीट जनरेट होती है हमारी किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो स्क्वायर ऑफ करंट
आई स्क्वायर आर टी, यानी रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर ये तो हम लिख के आए हैं, आप क्या ही बता रहे हैं हमें। चलिए आगे की कहानी देखते हैं दोस्तों यही तक क्वेश्चन थे, इसके बाद सर क्वेश्चन ही नहीं आए थे, आप क्या निकाल रहे हो? इतने क्वेश्चन तो सर हमारे जान को बात आ गई थी, आप और क्वेश्चंस कहां से निकाल रहे हैं? तो कोई टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, इतने हार्ड ये भी नहीं थे, बट सेट 3 से थोड़े से हार्ड थे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और आई होप, आई बिलीव कि तूने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करे होंगे। अगर तूने मेरे से पढ़ा होगा, बिल्कुल तू पढ़ा है, तभी तू इस चैनल पे आया हुआ है, तो तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और आपके मार्क्स भी अच्छे आने वाले हैं। इस डिस्कशन के बाद तो मैं समझ में आ गया होगा कि सर मेरे मार्क्स अच्छे ही आ रहे हैं। मेरे से पढ़ेगा तो गारंटीड मार्क्स तेरे अच्छे आएंगे, नो डाउट, कोई भी इसमें इफ बट की बात नहीं है। तो बहुत मेहनत करी है तुमने साल भर, 2 बोर्ड दे दिए। पहली बार हुआ है लाइफ में जब 10th के 2 बोर्ड हुए हैं जिसमें आपने हिस्सा लिया है, और आपने अगर हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेट किया है, तो आप बहुत ही क्या है, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ करता था, इसी साल से ये हुआ था, और इसी साल आपने अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट कर लिए होंगे, तो बहुत अच्छा अवसर था आपके पास, अपॉर्चुनिटी थी। वेरी गुड, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है जो तुम्हें मिली। सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो अब 11th के लिए मेहनत करिए, 11th के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वहां पर फिजिक्स अलग हो जाएगी और जलवा वहां भी दिखाना है मिलके मेरे साथ। तो आरएसपी सर के साथ जलवा दिखाओगे कब? जब हम मिलके पढ़ेंगे। तो चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट बच्चों।